हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HP TGT मेडिकल टेट 2024 दिसंबर वाला एग्ज़ाम, और ये है उसका पार्ट 2। शुरू करते हैं 91st क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वायरस। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस के अगेंस्ट क्यों इफेक्टिव नहीं होती हैं? क्योंकि जो वायरस हैं वो नीदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग है। क्योंकि जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर आते हैं तब वो खुद को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना, और जब वो होस्ट के बाहर होते हैं तब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो किसने डिस्कवर करी थी? तो 1928 में कौन थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, राइट। तो फ्लेमिंग ने क्या करा था कि पहली जो एंटीबायोटिक थी उसको डिस्कवर करा था। कब करा था? 1928 में करा था। और किस चीज़ से करा था? तो वो थी फंगस, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। तो फंगस का नाम था पेनिसिलियम, राइट। और जो इन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर करी उसका नाम था पेनिसिलिन, राइट। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो पेनिसिलियम था वो था फंगस, और जो पेनिसिलिन थी वो थी क्या? एंटीबायोटिक, है ना। और जो एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को डिस्कवर करा था। अब देखिए, जो एंटीबायोटिक है उसको हम फंगस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम बैक्टीरिया से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए, ये जो कम्युनिकेबल है इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेबल वर्ड आया है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से वार्तालाप करता है, वो कैसे भी कर सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस का क्या मतलब हो गया कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है, क्या आ गया है? नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कैंसर। तो मतलब ये जो बची हुई जो डिजीजेस हैं ये क्या कॉज करती हैं? एक मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज कॉज करती है, राइट। अब देखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस किसके थ्रू होता है? वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट। और जो कॉलेरा है वो भी किसकी वजह से होता है? वो होता है विब्रियो कॉलेरे की वजह से। और हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ा था, वो होता है वाइला वायरस की वजह से। और ये जो चिकन पॉक्स होता है ये किसकी वजह से होता है? VZV वायरस की, VZV वायरस की वजह से, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जी इन ह्यूमन बॉडी आर। अब देखिए, जब ह्यूमन को एलर्जी होती है तो उस टाइम कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? तो इसका राइट आंसर है IgE, राइट। अब ये AMG जो एंटीबॉडी है वो कब प्रोड्यूस होती है? तो आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से, राइट। ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, और ये कैसा है? ये है वाई शेप्ड, जैसे इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वाई, ये उसकी तरह लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, इस साइड भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। और ये जो बड़ी वाली चेन है ये है हैवी चेन, और इसके साइड में क्या है? ये है लाइट चेन, राइट। और यहाँ पे कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं? तो यहाँ पे पाए जा रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। तो ये हो गया हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, राइट। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की एंटीबॉडी है। तो देखिए, यहाँ पे है 5 टाइप की एंटीबॉडीज। इसको आप कैसे याद रखेंगे? GAMED, राइट, गेम्ड करके याद रखेंगे, है ना। तो जो IgG है वो क्या है? स्मॉलेस्ट है, राइट। स्मॉलेस्ट है इसीलिए वो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है।
और प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगा तो वो क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। किसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, फर्टस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्मॉल है, स्मॉल होने के साथ ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, राइट। अब ये आई जी ए क्या है, ये है सिक्रेटरी एंटीबॉडी, है ना। और ये सिक्रेट कहाँ से होती है, सलाइवा से होती है, टीयर से सिक्रेट होती है। अब देखिए, पहले एक ऐड आता था कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, राइट। तो वो क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें होती है IgA, और मदर्स का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, राइट। और उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है IgA। नेक्स्ट है हमारे पास M। जो M है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, राइट। और लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, पेंटामेरिक चेन्स हैं। ये 5 सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। और ये पहली एंटीबॉडी होती है जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे सबसे पहली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है कौन सी, IgM। नेक्स्ट है हमारे पास IgE, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि जो एलर्जी होती है तो IgE प्रोड्यूस होती है। और ये क्या कॉज करता है, हे फीवर भी कॉज करता है। IgD क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है जो कि बी लिम्फोसाइट्स में पाई जाती है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है ब्यूटारिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, अब मान लो कि आपको पता नहीं है कि ब्यूटारिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इसमें अगर आपने ऐसे तुक्का लगाना हो तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्यूटारिक एसिड। और जो एस्परजिलस नाइजर है ये भी प्रोड्यूस करता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड, राइट। और जो सिट्रिक एसिड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है जैसे जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, राइट, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो उसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो यहाँ पे क्या है, ये एसिटाई, एसिटाई कहाँ से वर्ड आ रहा है, एसिटिक एसिड से वर्ड आ रहा है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है, विनेगर होता है, राइट। और विनेगर कहाँ पे यूज़ होता है, विनेगर यूज़ होता है जैसे किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे हम अचार वगैरह में डालते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए। फिर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ पे होता है, जैसे कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, तो उसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। नेक्स्ट है द डिजीज सिरोसिस डैमेजेस। अब देखिए, जो सिरोसिस है, सिरोसिस का मतलब क्या होता है, सिरोसिस का मतलब होता है छाले, काइंड ऑफ छाले, राइट। अब जो सिरोसिस है वो कहाँ पे होती है, तो ये होती है लिवर में। देखिए, अगर कोई इंसान है जो कि हैवी कुछ ऐसी मेडिकेशन ले रहा है, या फिर वो अल्कोहल कंजप्शन करता है ना, या फिर उसको हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस भी किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, लिवर को इन्फेक्ट करता है। अब हिपैटिक जो वर्ड है वो आया ही लिवर से है ना। तो ये सिरोसिस किसको डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है द बुक गेट ऑफ एनिमल्स इज रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। और जो एरिस्टोटल है उनको ही हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। और जो डार्विन थे उन्होंने बुक दी थी जिसे जिसको बोला गया था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसने लिखी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, राइट। और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है लैमार्क, राइट। तो जैसे इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था यूज एंड डिसयूज, राइट। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जैसे जो जिराफ की नेक है, वो जिराफ अपनी नेक का यूज़ कर रहा है तो इसीलिए उसकी नेक क्या होगी, लंबी होगी। अब हमें पता है कि जैसे ऑस्ट्रिच क्या है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है, उसके पास विंग्स हैं पर वो कैसे हैं, वीक हैं, उसको यूज़ नहीं करता है, इसलिए उसके विंग्स कैसे हो गए, वीक हो गए, राइट। और ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है क्रिक। तो क्रिक ने क्या करा था, सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट दिया था। और यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे अगर DNA है
तो वो अपनी ही कॉपी बना रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसको सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा कि हेपेटाइटिस कहाँ की डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ है। अब हेपेटाइटिस होता किसकी वजह से है, तो हेपेटाइटिस होता है वायरस की वजह से, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब जो हेपेटाइटिस है इससे ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन आए हैं, जून वाले टाइप में क्वेश्चन आए हैं, दिसंबर में क्वेश्चन आए हैं, जल्दी इससे क्वेश्चन बन ही जाता है। तो अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस होता है ए, बी, सी, डी और ई टाइप का, राइट। और हम यहाँ पे बात करें तो जो बी और सी हैं वो कैसे हैं, कम्युनिकेबल हैं। और हमने अभी पढ़ा कि ये क्या मतलब है इसका, कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी इंसान का जूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें हेपेटाइटिस भी फैल सकता है, राइट। नेक्स्ट है, Which of the following sea animals do not have gills for respiration? अब देखिए, जब हम सी एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि कौन से हैबिटेट में रह रहा है वो, एक्वाटिक हैबिटेट में रह रहा है। तो अगर कोई ऐसा एनिमल है जो एक्वाटिक हैबिटेट में रह रहा है तो जनरली हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, राइट। पर हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सी एनिमल है जिसके पास गिल्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है व्हेल, राइट। नेक्स्ट है, वाइल्ड जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। अब देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो वाइल्ड जूस है वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फैट्स, राइट। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम्स होती हैं, है ना। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच फंक्शन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच। अब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं उसमें आ जाती हैं अमाइलेज, राइट। और आ जाती है लैक्टेज, माल्टेज, माल्टेज, है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए आती हैं ट्रिप्सिन, राइट। जैसे काइमोट्रिप्सिन से ट्रिप्सिन बनता है, और पेप्सिन, है ना। और जो बाइल जूस होता है वो किसके लिए हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए। और अगर एंजाइम की बात करें तो वो होता है लाइपेज, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वाइटामिन्स। तो जैसे ये जो होती हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो इन ये जो है वो डायरेक्टली ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो ह्यूमन बॉडी क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज, राइट। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा है कि कौन कौन सी ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि वर्क करती हैं डाइजेशन के लिए। अब देखिए, जो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज भी एक काइंड ऑफ स्टार्च है, बट ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है डाइजेस्ट, क्योंकि जो बाकी जो स्टार्च हैं उनके बीच में जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। अब जो सेल्यूलोज होता है उसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमारी बॉडी में ऐसी कोई एंजाइम नहीं है जो कि बीटा लिंकेज को डाइजेस्ट कर सके, राइट। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स ऑकर बाय। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, वो होती है ट्रैकिया के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, जैसे अर्थ फॉर्म हो गया। तो अर्थ फॉर्म की स्किन कैसी होती है, वो मॉइस्ट होती है और उसके थ्रू ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। और लंग्स कहाँ पे होते हैं, जैसे मैमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं वहाँ पे लंग्स हैं। और गिल्स जनरली फीचर होता है जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जायंट स्क्विरल इज एंडेमिक फौना ऑफ विच ऑफ द प्लेस, राइट। एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। तो फ्लोरा का मतलब होता है जैसे प्लांट्स, और फौना का मतलब होता है एनिमल्स। और एंडेमिक क्या मतलब होता है, एंडेमिक का मतलब है कि कोई चीज़ एक स्पेसिफिक
जगह पे पाई जा रही है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पाई जा रही है, वो होता है एंडेमिज्म। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, इंडियन जाइंट स्क्विरल के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इन डायग्राम्स को देखते हैं। राइट। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसकी डायग्राम कैसी है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। राइट। और ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये है हेड ऑफ एपिडाइडमिस, ये है वास डेफरेंसेस, ये है बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस, ये है टेल ऑफ एपिडाइडमिस। तो यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये शो कर रहा है टेस्टिस को। राइट। और जो टेस्टिस होते हैं, है ना, तो जो टेस्टिस हैं कहाँ पे पाए जा रहे हैं, टेस्टिस ह्यूमन मेल में पाए जा रहे हैं। जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 250 समथिंग कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। राइट। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। राइट। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। और ये कहाँ पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये पाए जा रहे हैं कंपार्टमेंट्स, है ना। और इन कंपार्टमेंट्स हैं में है मेल जर्म सेल, जो कि है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कन्वर्ट होगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। राइट। और यहाँ पे पाए जा रहे हैं ये सेल्स, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना। और जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनका जो दूसरा नाम है वो है लीडिंग सेल्स। क्या नाम है, लीडिंग सेल्स। और इन पे क्या होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल्स पे ही फंक्शन करता है। और ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करते हैं किसकी, एंड्रोजन की और टेस्टोस्टेरोन की। राइट। और जो यहाँ पे एपिडाइडमिस है, ये एपिडाइडमिस ये क्या करती है, ये स्टोर करती है स्पर्म को टेम्पोरली। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है, इन ह्यूमन ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। तो इनको हमने अभी पढ़ा कि इनको बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। राइट। और जो लीडिंग सेल्स थे उनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जा रहा था। और जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स का क्या रोल है, इनको बोला जाता है नर्व सेल्स। और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्मेटोगोनिया को, ताकि वो आगे डेवलप हो सके। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम सक्रीट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सक्रीट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ओव्यूलेशन हो रही है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच सर्ज हो रहा है। एलएच सर्ज का क्या मतलब है कि यहाँ पे एलएच का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जा रहा है जितना पहले था। राइट। और यहाँ पे ये मैच्योर फॉलिकल है, ये डेवलपिंग फॉलिकल है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या सक्रीट करता है, एस्ट्रोजन सक्रीट करता है। और जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक मेल हार्मोन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which hormone causes strong uterine contractions during parturition। पार्चुरेशन क्या होता है, जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे रोल आता है ऑक्सीटोसिन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। राइट। और जो ऑक्सीटोसिन और जो वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, एडीएच। राइट। ये दोनों कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये दोनों सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। हार्मोन्स की फॉर्मेशन हो रही है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से जाते हैं ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में और वहाँ से ये रिलीज होते हैं। राइट। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है और सिक्रीट कहाँ से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। राइट। और अगर बात की जाए मिल्क प्रोडक्शन की, तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो किस हार्मोन के थ्रू होती है, प्रोडक्शन की जब बात होती है तो वो होती है बाय प्रोलैक्टिन। राइट। और जो मिल्क इजेक्शन है
मिल्क इजेक्शन जो होती है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है? वो होती है ऑक्सीटोसिन के हेल्प से, राइट। नेक्स्ट है द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन विच ईयर? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था? 1951 में, राइट। नेक्स्ट है द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, राइट। CDRI इज सिचुएटेड एट लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइसेस? तो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस कहाँ पे इनको प्लेस करेंगे? यूट्रस में प्लेस करेंगे इनको, है ना। तो ये जो ABCD ऑप्शन जो हैं ये सारे इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस हैं, पर यहाँ पे हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि कॉपर रिलीजिंग वाले कौन से हैं। तो कॉपर रिलीजिंग वाले हैं ऑप्शन नंबर C, मल्टीलोड 375, राइट। तो क्या करता है कॉपर? हमारे यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल हनी बी? तो जो फीमेल हनी बी है वहाँ पे कितने क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं? तो उससे पहले अगर हम हनी बी की कॉलोनी की बात करें तो हनी बी की कॉलोनी में क्या क्या पाया जाता है? तो होता है मेल और होते हैं फीमेल, राइट। अब जो मेल हैं उनको बोला जाता है ड्रोन, और जो फीमेल है उसमें हो सकता है क्वीन बी, सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है, और एक होते हैं वर्कर, राइट। और जो फीमेल्स बनती हैं वो बनती हैं कैसे? फर्टिलाइजेशन से। और जो मेल होता है वो कैसा बनता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ड्रोन में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हैप्लॉइड ही रह जाता है, और फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे हनी बी की जब बात करी गई है फीमेल की स्पेसिफिकली, तो फीमेल कितनी होती है? 2n होती है, और ड्रोन कैसा होगा? n होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ 2n किसके बराबर है? तो ये है 32 के बराबर, राइट। और अगर हैप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 16 के बराबर। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है कि जो ड्रोन है तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो आप उसका आंसर लोगे 16, और यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 32, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हनी बी की बात करी गई है। तो यहाँ पे ड्रोन कैसे बन रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब आपको पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस में डिफरेंस अपने आप ढूंढना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? है ना। तो ऑटोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। अब यहाँ पे कौन सा है ऐसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिकल सेल एनीमिया, राइट। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट तो है, बट उसके साथ ये क्या है? पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है ना। तो अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, राइट। तो जब डीएनए में म्यूटेशन होगी तो आरएनए में भी होगी, और आरएनए में म्यूटेशन होगी तो प्रोटीन्स भी चेंज हो जाएंगे, है ना। और जो प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड का ही सीक्वेंस होते हैं। जब अमीनो एसिड्स चेंज होंगे तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आरएनए के केस में? जो GAG है वो रिप्लेस हो जा रहा है GUG से, राइट। तो यहाँ पे जो ग्लूटामीन है वो रिप्लेस हो जा रहा है किससे? वैलीन से, जिसकी वजह से जो हमारे RBC हैं उनका उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? बाइकन की शेप होती है। बट जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें जो हमारे RBCs हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है? सिक्कल की तरह हो जाती है, दराटी की तरह हो जाती है, और वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया है उसका प्लस पॉइंट ये भी है कि जो मलेरिया होता है वो नहीं कॉज होता है, जो सिकल सेल एनीमी जो पेशेंट होते हैं, राइट। और हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया क्या है? यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ना। प्रॉपरली ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ये दो टाइप का हो सकता है। यहाँ पे हम दो टाइप के बारे में बात करेंगे, एक हीमोफीलिया A, एक B। वैसे तो C भी होता है, बट यहाँ पे हम मेजरली दो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं।
जो हीमोफीलिया ए है उसमें लैक हो जाता है क्लॉटिंग फैक्टर, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर, 8th, राइट। जो हीमोफीलिया बी है उसमें लैक करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9th, राइट। ये जो है वो सेक्स लिंक्ड है और इसका जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना। और जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि एक इंसान जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कलर्स के बीच में, है ना, रेड और ग्रीन के स्पेसिफिकली। और ये कैसे, ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये किसी मेडिसिन की तरह वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो डाउन सिंड्रोम होता है वो कैसा होता है, कैसे होता है मतलब, तो ट्राइजोमी ऑफ 21 नंबर जो क्रोमोसोम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में डेवलपमेंटल डिले होता है, इंटेलेक्चुअल डिले भी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज, कितने बेस पेयर, तो हैप्लॉइड कंटेंट मतलब सिर्फ एन, एन हैप्लॉइड कंटेंट कितना है, तो वो है 3.3 इंटू 10⁻⁹। और जब हम डिप्लॉइड की बात करेंगे या टोटल कंटेंट की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये जो हमने पीछे क्वेश्चंस डिस्कस करे उसमें भी समझा था कि जो फ्रांसिस और क्रिक थे उन्होंने सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने क्या करा था, जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है ये इन्होंने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोडोन विच हैज़ डुअल फंक्शन इज। तो ऐसा कौन सा कोडोन है जिसका डुअल फंक्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। ये जो AUG है ये किसकी तरह एक्ट करता है, स्टार्टिंग कोडोन की तरह। मतलब जैसे जब भी कोई ट्रांसलेशन होगी तो उसमें जब स्टार्ट होगा इनिशिएटर कोडोन होगा तो वो AUG ही होना चाहिए, राइट। और ये किसके लिए कोड करता है, ये जब बीच में अमीनो, मान लो ये है अमीनो एसिड की चेन, राइट। और यहाँ पे अगर AUG है तो जो ट्रांसलेशन है वो यहीं से स्टार्ट होगी, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, है ना। और जो AUG है वो स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम कर रहा है। अगर AUG यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो इनिशिएशन तो यहाँ से होना शुरू होगी, बट अगर यहाँ पे AUG आ रहा है तो वो किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन के लिए कोड करता है, राइट। और UGA, UAG, UAA, ये कैसे कोडोन है, ये है स्टॉप कोडोन। जब ये कोडोन्स आ जाते हैं तो उसके आगे ट्रांसलेशन नहीं होती है, राइट। और ये जो बाकी कोडोन्स यहाँ पे बच गए ऑप्शन में, ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, राइट। ये कंप्लीट हुआ था 2003 में, राइट। और अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की और कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो जो क्रोमोसोम 1 है उसका डाटा कब आया था, उसका डाटा आया था मई 2006 में। और जो क्रोमोसोम नंबर 22 है उसमें लीस्ट जीन्स पाए जाते हैं, राइट। ये कुछ और एडिशनल डाटा है जो NCERT में दिया हुआ है, राइट। और जैसे यहाँ पे कुछ कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, UK, इन सब ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में खर्च करे थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन हाउ मैनी बेस पेयर्स ऑफ DNA हेलिक्स। तो न्यूक्लियोसोम में कितने पेयर ऑफ DNA हेलिक्स आते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको हमने लास्ट पार्ट में भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, राइट। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि हमारा DNA कैसा होता है, एसिडिक होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन पाए जाते हैं। तो एक जो न्यूक्लियोसोम है उसमें होते हैं 200 बेस पेयर। और जो न्यूक्लियोसोम बनता है वो किससे बनता है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से बनता है। क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेफरीज ने डेवलप करी थी DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक। DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम सैटेलाइट DNA का यूज़ करते हैं। और जो सैटेलाइट DNA है वो
क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसमें रिपीटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो शो करते हैं हाई वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म बिटवीन इंडिविजुअल्स, राइट। और इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल हम देखते हैं फॉरेंसिक में इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन साइज ऑफ नियंडरथल मैन वाज अबाउट। तो जो नियंडरथल मैन थे उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1400 सीसी। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन ह्यूमन मसल्स प्रोड्यूसेस। तो जब एनारोबिक ब्रेकडाउन की बात करते हैं, एनारोबिक का क्या मतलब है कि जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। तो जब हमारे मसल्स में हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं तो वो भी किसकी वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड्स की वजह से होते हैं, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं, राइट। तो एसिटिक एसिड विनेगर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, राइट। इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को पहली बार डिस्कवर करा था, है ना। और जो ये थे विर्चॉ थे, उन्होंने क्या दिया था? एक प्रिंसिपल दिया था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि ऑल सेल्स अराइव्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सेल थ्योरी में, राइट। और जो लीवेनहॉक थे, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करे और इन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट किया था। और उनको यूज़ करा था उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जिनको इन्होंने एनिमेक्यूल्स बोला था, उनको ऑब्जर्व करने में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट कनेक्ट्स। तो जो लिगामेंट है वो किसको किसको कनेक्ट करता है? एक होता है हमारे पास लिगामेंट और एक होता है हमारे पास टेंडन, राइट। तो जो लिगामेंट है वो कनेक्ट करता है बोन टू बोन, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है जो कनेक्ट करता है किसको? मसल को बोन से, राइट। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाएगा।